हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 5 से जो आपका सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, हिंदी मीडियम में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने जा रहा हूं। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके पेपर में। ये जितने भी पॉइंट्स होंगे सफिशियंट है, आप इसको थोड़ा थोड़ा बना के लिख देना और आपका काम चल जाएगा बहुत अच्छे से। आप अच्छा स्कोर भी कर लोगे, पास भी हो जाओगे। अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। तो अब हम चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ, जो कि है उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको अगर हमारे नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एकलव्य स्नातक 1। उधर जब आप आओगे ना तो आपको टॉप पे एक मैसेज पिन किया हुआ दिख जाएगा, वहां पे आपको सारे नोट्स दिए हुए हैं, तो आप वो मैसेज देख लेना, ठीक है। सो पहला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का उदय कैसे हुआ, इसके मुख्य कारण क्या थे और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। यानी कि आपको याद होगा, आपने प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय चिंतन पढ़ा होगा, एंशिएंट एंड मिडिवल पॉलिटिकल थॉट। आज आप पढ़ोगे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, यानी कि मॉडर्न इंडिया में क्या पॉलिटिकल थॉट्स चल रहे थे और उनका उदय कैसे हुआ। तो आप अगर गौर करेंगे तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुए, क्योंकि यही वो टाइम था जिसको आप कह सकते हो कि आधुनिक भारत है हमारा, ठीक है। तो जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों और भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष के प्रति एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। यानी कि इस टाइम पे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था, उसके अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे विचार लिखे। सामाजिक सांस्कृतिक कुछ बुराइयां थी, लाइक सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह ना हो पाना, ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक्स थे जिसके ऊपर बहुत सारे विचारकों ने बहुत कुछ लिखा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसके उद्भव के मेन कारण क्या थे, ठीक है, क्या क्या वो परिस्थितियां थी। तो देखिए, सबसे पहला है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन। इसका मतलब है ब्रिटिश शासकों की दमनकारी नीतियां थी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा भाई इंडियंस को तंग कर रहे थे, तो बहुत असंतोष था सभी लोगों में, लोग बहुत नाखुश थे। तो भारतीयों ने विदेशी वर्चस्व का विरोध करा और उन्होंने मतलब ये सोच लिया था कि भाई अब हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि जिससे ये अंग्रेज जल्दी से जल्दी यहाँ से निकले। इसके अलावा इंडिया में उस टाइम पे पश्चिमी शिक्षा का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था। हुआ क्या, पश्चिमी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों को स्वतंत्रता, लोकतंत्र और समानता जैसे विचारों से अवगत कराया। पहले हमें इंडियंस को ज़्यादा वेस्टर्न एजुकेशन की नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में आई तो स्वतंत्रता, लोकतंत्र और समानता जैसे कॉन्सेप्ट्स जो आज से पहले इंडियंस ने कभी नहीं पढ़े थे, वो अब हमें पढ़ाए जाने लगे। तो हमारे अंदर भी ये नए नए विचार पनपे कि भाई हम भी इससे रिलेटेड कुछ विचार लिखें। तो राजा राम मोहन रॉय, दादा भाई नारोजी, ये कुछ ऐसे विचारक हुए जिन्होंने इसका उपयोग किया ब्रिटिशों का विरोध करने के लिए। लाइक स्वतंत्रता के विचार पहले उन्होंने खुद पढ़े, फिर उन्होंने स्वतंत्रता पर अपने विचार दिए, समझ रहे हो, तो जिससे लोग और ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, उनकी बातों से जागरूक हों। फिर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, अब यही वो एक टाइम था, ठीक है, जहाँ इंडिया के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा समाज में बुराइयां आ गई थी। तो ऐसे में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, अलीगढ़ आंदोलन, ये ऐसी कई संस्थाएं बनाई गई, कई आंदोलन चलाए गए, जिससे जो गलत प्रथाएं थी हमारे समाज में उनको ख़त्म किया जा सके और एक अच्छा समाज बने। और आर्थिक शोषण बहुत हो रहा था, ब्रिटिश लोगों ने हमारी सारी संपत्ति लूट ली थी, जिससे गरीबी बहुत ज़्यादा थी। आर्थिक स्वतंत्रता के विचार यहाँ से आए कि भाई लोगों को अब आर्थिक रूप से भी मजबूत करना है, कुछ ऐसे विचार बताओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर है राष्ट्रवाद। भारतीयों के अंदर एकता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि भाई देखो, तंग तो हर कोई था, अब सभी एक होंगे, एकता की भावना आएगी, तो वही राष्ट्रवाद है। आप अपने देश के प्रति एक अच्छी भावना, निष्ठा भावना, देशभक्ति की भावना अगर आपके अंदर आती है तो वो राष्ट्रवाद है। तो ऐसा ये विचारधारा अब राष्ट्रवाद की आने लगी थी। अब थोड़ी और विशेषताएं बता देता हूं आपको मैं, ताकि आपको लगता है कि मैं कम बता रहा हूं तो आपको और डिटेल मिल जाएगी। परंपरा और आधुनिकता का समन्वय। होता क्या है, जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हुए हैं, देखो आपने वेस्टर्न तो बहुत पढ़े होंगे, ठीक है, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा होगा आपने, रूसो के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, इतने सारे मतलब वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, ठीक है, जो आपने पढ़े होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। जेएस मिल के बारे में पढ़ा होगा आपने और जॉन रोल्स के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन जो हमारे इंडिया वाले विचारक हुए हैं, उन्होंने क्या करा है, लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता जैसे ये विचार आधुनिक थे हमारे लिए। हमारे देश में पहले से ही लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता की बातें नहीं होती थी प्रॉपरली, ठीक है। तो ये विचार हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नए थे। तो हमारे जो यहाँ के थिंकर्स हुए,
उन लोगों ने इसको समझा अच्छे से और अपनी संस्कृति को भी बनाए रखा। मतलब जो हमारा एक सांस्कृतिक, हमारी जो भारत की जो पुरानी परंपराएं हैं वो छोड़ी नहीं। फॉर एग्जांपल गांधी जी ने भाई पश्चिमी विचारक टॉलस्टॉय से प्रभावित होकर बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में सीखी, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि भारत के अंदर जो गांव होते हैं ना, उनका विकास करना है सबसे पहले तो। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज़ का। अब अगर हम आगे बढ़ें तो राष्ट्रवाद के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रवाद एक सिद्धांत के रूप में, तो इसी टाइम पे आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद की विचारधारा आती है। ठीक है, जहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न धर्मों और विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग एकजुट होने लगे। फॉर एग्जाम्पल बाल गंगाधर तिलक ने बोला, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यानी कि ये आप अपना जो राइट है वो आप लेने की बात कर रहे हो सभी मिलकर। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, सशस्त्र राष्ट्रीयता और भारतीय राष्ट्रीय सेना का समर्थन मैं हमेशा करूंगा। यानी कि हमें हथियार उठाकर अपने देश को आज़ाद कराना है और मैं अपने खुद की इंडियन नेशनल आर्मी बनाऊंगा और अंग्रेजों को सबक सिखाऊंगा। फिर है सामाजिक सुधारों पर ध्यान देना। इसी टाइम पे कई विचारक हुए जो समाज में कुछ बुराइयां फैली हुई थी, लाइक जाति आधारित भेदभाव, छुआछूत, लैंगिक असमानता, लड़का लड़की में भेद करना। तो इसको खत्म करने के लिए कई सारे विचारकों ने अपने विचार दिए, लाइक अंबेडकर जी आए। भीमराव अंबेडकर जी ने दलित अधिकारों के बारे में बात करी, जाति प्रथा खत्म हो इसके ऊपर बात करी। राजा राम मोहन रॉय जी आए जिन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह जैसी जो गलत प्रथाएं थी, ठीक है, कि किसी के पति की डेथ के बाद आप उसकी पत्नी को भी चिता के साथ जला दे रहे हो, दिस इज नॉट राइट। और ऐसे ही बाल विवाह, कम उम्र में किसी की शादी करना, ये गलत प्रथाएं थी जिनका इन विचारकों ने विरोध किया। फिर है आर्थिक न्याय और आत्मनिर्भरता। ब्रिटिश शासन ने आर्थिक रूप से भारत के लोगों का बहुत शोषण किया था, तो ऐसे में लोगों को आर्थिक न्याय चाहिए था, अन्याय हो रहा था। तो गांधी जी कहते हैं कि भाई स्वदेशी को बढ़ावा दो, यानी कि अपने देश की जो चीज़ बनी हुई है ना, वोकल फॉर लोकल, अपनी चीज़ों को, अपने उद्योगों को, यहाँ के लोगों को मजबूत करो। खादी पहनो, ठीक है, रेडीमेड मत पहनो अंग्रेजों का। नेहरू जी ने बोला कि भाई आज़ादी के बाद औद्योगिकरण करूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाऊंगा, योजनाएं बनाऊंगा कि देश का आर्थिक विकास हो, प्रॉपर पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाने लगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर है समावेशिता और धर्मनिरपेक्षता। अब यहाँ विचारकों का एक उद्देश्य था कि सभी को साथ लेके चलना है, किसी ऐसा नहीं है हिंदू हिंदू या मुस्लिम मुस्लिम को बस साथ लेना है, सभी को, सभी धर्मों के लोगों को, सभी को धर्मनिरपेक्षता का पालन करते हुए साथ लेके चलना है। ऐसा हमारे विचारक जो थे उनका मानना था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसी का ही एक एग्जाम्पल है यहाँ पे नेहरू जी। नेहरू जी ने कहा था कि मैं धर्मनिरपेक्ष भारत बनाऊंगा जहाँ सभी धर्मों को शांतिपूर्ण तरीके से बराबर समझा जाएगा। लोकतंत्र पर जोर दिया। इस टाइम के जो विचारक हुए हैं वो, जैसे कि नेहरू जी हैं, वो कहते हैं कि भाई संसदीय लोकतंत्र हो जहाँ पे प्रॉपर अपना पार्लियामेंट हो। वहीं अंबेडकर जी भी यही कहते हैं कि भाई प्रॉपर लोकतंत्र हो, क्योंकि उन्होंने तो यार संविधान बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो चाहते थे कि प्रॉपर स्वतंत्र चुनाव हो, सभी को समानता मिले, सभी के अधिकार हों। फिर है राजनीतिक रणनीति के रूप में अहिंसा। अब अहिंसा का मतलब है कि आप किसी के साथ वायलेंस नहीं करोगे। आपको पता है गांधी जी का ये हथियार था अहिंसा, कि अगर किसी को भी आपको राजनीतिक रूप से हराना है तो आप अहिंसा का पालन करो। तो ऐसे में ही गैर हिंसात्मक प्रतिरोध ने वैश्विक आंदोलनों को प्रेरित किया। यानी कि ये जो अहिंसा थी, इससे और भी देशों के लोग प्रभावित हुए। ठीक है, जिसमें अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन में भी अहिंसा का लोगों ने फॉलो किया गांधी जी से सीखते हुए। तो ये एग्जाम्पल सेट किया इंडिया ने। सामाजिक और राजनीतिक समानता की बात करी है। इस टाइम के जो विचारक हुए उन्होंने जाति, लिंग, धार्मिक जो असमानताएं हैं, कि आप किसी को भेदभाव कर रहे हो किसी के साथ जाति, लिंग या धार्मिक आधार पर, तो जैसे कि पेरियार हुए, साउथ इंडियन थे ये, इन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों की बात करी। वहीं अंबेडकर जी ने दलित सशक्तिकरण की बात करी, आपको पता होगा। कल्याणकारी राज्य की बात आती है। इस टाइम के ज़्यादातर नेता जो थे, जो विचारक हुए, वो चाहते थे भारत में एक ऐसा राज्य हो, एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो सरकार गरीबों के लिए काम करे, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं पर, गरीबों की भलाई करने के ऊपर ज़्यादा काम करे। आध्यात्मिक और नैतिक राजनीति, यानी कि गांधी जैसे कुछ ऐसे नेता भी हुए जिनका मानना था कि जो हमारी राजनीति है उसमें कुछ वैल्यूज़ होनी चाहिए, यानी कि कुछ मोरल बातें होनी चाहिए, सही गलत की पहचान नेताओं को होनी चाहिए। तो हमेशा सच बोलो, अहिंसा के रास्ते पर चलो, ठीक है, कुछ भी ऐसा गलत काम मत करो। अब हमारा जो अगला प्रश्न आता है जी, वो है स्वामी विवेकानंद के अनुसार राष्ट्रवाद की विशेषताएं क्या हैं। यानी कि स्वामी विवेकानंद जी राष्ट्रवाद के ऊपर क्या कहते हैं, आइए समझते हैं। आप सभी ने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा,
बहुत बड़े विचारक, बहुत महान व्यक्ति, बहुत फेमस पर्सनैलिटी। तो देखिए, राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक आधार। राष्ट्रवाद को सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने अध्यात्म के साथ जोड़ा है। मेडिटेशन, जो आपका अध्यात्म होता है, उनका मानना है कि भाई उन्होंने जोर दिया कि भारत की एकता और शक्ति हमारी आध्यात्मिक परंपराओं से आती है। यानी कि हम सभी को अपनी जो भारतीय परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, जो आध्यात्म की संस्कृति है, वो छोड़नी नहीं चाहिए, सभी को साथ रहना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति और विरासत का पुनरुद्धार, यानी कि जो हमारा इंडियन कल्चर है उसको वो वापस रिवाइव करने की बात करते हैं, उसका पुनरुत्थान करने की बात करते हैं। उन्होंने भारतीयों से रिक्वेस्ट करी कि भाई आधुनिक तो चीज़ें हैं ही हैं, पर अपनी परंपराएं तो मत भूलो, जो हमारा प्राचीन इंडिया का कल्चर है उस पर गर्व करो। ठीक है। और उनके अनुसार भारतीय संस्कृति में आपकी निहित एक मजबूत पहचान की भावना, राष्ट्रवादी भावना के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सभी का हिस्ट्री और इतिहास एक ही है ना, हम सभी इंडियंस हैं। आप अपनी हिस्ट्री में गर्व करोगे तो आप सभी एक महसूस करोगे फिर। ठीक है। विविधता में एकता। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं यहाँ पे कि भाई यहाँ पे भारत के अंदर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग रीति रिवाजों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो ये सभी लोगों में एकता होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपका देश कभी भी जो भारत है वो स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। आपको चाहिए कि सभी लोग एक रहें। तो उन्होंने माना कि सभी भारतीय, कितनी भी भिन्नताएं हों, हमें एक साझा, एक साथ रहना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। आत्मविश्वास पर जोर। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है युवाओं के अंदर, खासकर आप हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत रखो, किसी से आप अपने आप को नीचे मत समझो, बेशक सामने वाला अंग्रेज क्यों ना हो, आप उसको अपने से ऊपर मत समझो। उन्होंने बोला अगर देश के अंदर आत्मविश्वास है तभी वो ऊपर उठेगा, अगर आपको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा उनका मानना था। राष्ट्र के प्रति सेवा। विवेकानंद जी कहते थे समाज सेवा करो भाई। समाज में जो गरीब लोग हैं, जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, जो एकदम साइडलाइन जिनको कर रखा है सरकारों ने, लोगों ने, उनके भले के लिए काम करो। ठीक है। अपने आप को, भाई सच्ची देशभक्ति वही है जब आप समाज की सेवा करते हो, समाज के काम आते हो। राष्ट्रवाद के स्तंभ के रूप में युवा। यहाँ पे विवेकानंद जी ने युवाओं की बहुत इंपॉर्टेंस मानी है एक देश को मजबूत करने में। वो मानते हैं कि युवा जो होते हैं वो भारत की प्रगति की प्रेरक शक्ति हैं, यानी कि भारत की प्रगति डिपेंड करती है यहाँ का युवा क्या करेगा। तो विवेकानंद जी ने युवा भारतीयों से बोला कि भाई आप अपने अंदर सुधार करो, अपनी जो एनर्जी है उसको सही जगह यूज करो। ठीक है। और देश के विकास के लिए काम करो। फिर वैश्विक दृष्टिकोण की बात करें तो विवेकानंद जी ने सिर्फ इंडिया ही नहीं भाई बाहर की भी बातें बहुत करी हैं। वो मानते थे कि भारत का काम दुनिया में अपनी आध्यात्मिक ज्ञान साझा करना और शांति व मेलजोल को बढ़ावा देना, यानी कि इंडिया पूरे ग्लोबल लेवल पर शांति स्थापित करने की बात करता है। यानी कि राष्ट्रवाद जो है विवेकानंद जी का, वो ये नहीं कहता किसी देश को तंग करो, वो कहते हैं सभी देशों को साथ लेके चलो और ग्लोबल एक वैश्विक ग्राम बनाओ, सभी देशों के साथ जुड़ो। नैतिक और आचारिक नेतृत्व। तो विवेकानंद जी मानते हैं जो नागरिक हैं और जो नेता हैं, दोनों का जो आचरण है, जो बिहेवियर है, जो उनका चाल चलन है, वो कुछ ऐसा हो कि जो अच्छा हो, नैतिक हो, सही गलत की पहचान करना जानता हो, नेता भी और नागरिक भी। और वो मानते थे कि एक मजबूत व्यक्तित्व, अनुशासन और कर्तव्य की भावना ही राष्ट्र को बनाती है। ये अगर नेताओं में व्यक्तित्व की कमी होगी, गलत पर्सनैलिटी का बंदा नेता बनवाओगे तो भाई वो देश का क्या करेगा आप सोच सकते हो। अगर डिसिप्लिन जनता में नहीं होगा, कर्तव्य, अगर आप जनता, आपके अधिकार तो आपको पता है, कर्तव्य को नहीं अगर आप प्रॉपरली वो कर रहे हो तो फिर क्या होगा, ऐसे में देश तो नहीं आगे बढ़ेगा। राष्ट्रवाद का आधार उन्होंने शिक्षा को भी माना है। वो कहते हैं शिक्षा बहुत ज़रूरी है। विवेकानंद जी कहते हैं कि आप जो है पढ़ाई करो। उन्होंने ऐसी शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया है जिसमें आध्यात्मिक मूल्यों को भी पढ़ाया जाए, सही गलत क्या है, अध्यात्म क्या है, हमारा भारतीय संस्कृति क्या है, आत्मविश्वासी कैसे बने, आत्मनिर्भर कैसे बने। लेकिन इनका कुल फोकस यही है कि लोगों को मजबूत करना, यानी कि देश के विकास में वो आके कुछ योगदान दें, इस कदर उनको मजबूत कर दो। समावेशी और सार्वभौमिक राष्ट्रवाद। तो यहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनका राष्ट्रवाद ये कहता है समाज के जितने भी लोग हैं सभी को एक करके चलो, भाई वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। उनको यही है कि भारत का मिशन है दुनिया में अपना ज्ञान फैलाना और भारत का नाम ग्लोबली एकदम ऊपर रखना। अगला प्रश्न है सामाजिक सुधारों पर राम मोहन रॉय या राजा राम मोहन रॉय द्वारा किए गए कार्य क्या क्या थे, वो आपसे पूछे गए हैं। खासकर इन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके अधिकार और शिक्षा से संबंधित कुछ कार्य करे हैं जो मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या करे हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय जी 1772 से 1833। तो ये एक बहुत भाई एक दूरदृष्टि रखते थे, यानी कि लंबा सोचते थे, ये सुधारक थे, समाज में बदलाव लाना चाहते थे। और इन्होंने भारत के अंदर कुछ कुप्रथाएं थी जिनको इन्होंने चुनौती दी, और इन्होंने बोला समाज में कुछ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो इन्होंने न्याय की मांग करी। मेनली इन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार, उनको शिक्षा पहुंचाना महिलाओं तक, इसका इनका क्रेडिट इनको दिया जाता है। तो इन्होंने क्या क्या किया, सती प्रथा का उन्मूलन, यानी कि जो पहले क्या होता था, किसी के पति की डेथ हो गई है तो साथ में महिलाओं को भी जला दिया जाता था, तो इन्होंने बोला ये बहुत ही गलत प्रथा है, तो ऐसे में ये बहुत क्रूर है, अमानवीय है यार, आप इंसान को जिंदा कैसे जला रहे हो। तो इन्होंने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई, ठीक है, अदालत में वो गए, तो उन्होंने प्राचीन शास्त्र दिखा दिए यार कि हिंदू धर्म तो कभी नहीं कहता किसी को जला दो। तो परिणाम ये हुआ, उन्होंने जितने अथक प्रयास करे, कोशिशें करी, ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में 1829 में सती प्रथा को बिल्कुल एंड कर दिया गया। कोई सती प्रथा अब से नहीं होगी, ऐसा इनकी ये जीत मानी जाती है। फिर ये विधवा पुनर्विवाह के ऊपर आते हैं कि जो मान लो कोई विधवा है, ठीक है, जिसका पति मर चुका है, अब होता क्या है, वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। समस्या ये थी विधवाओं को बहिष्कार का जीवन जीना पड़ता था, एकदम आइसोलेट कर देते थे उनको, तो उनको दोबारा शादी करने का मौका नहीं दिया जाता था। वो बहुत गरीबी में अपमान के साथ जीती थी जो महिलाएं होती थीं। तो राजा राम मोहन रॉय जी कहते हैं विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए, उनको नया जीवन देने का एक मौका मिलना चाहिए, दूसरा जीवन मिले, उनकी लाइफ में भी खुशियाँ आए। फिर इन्होंने बाल विवाह और बहुपत्नीता के खिलाफ भी विरोध किया। ये कहते हैं बाल विवाह बहुत गलत चीज़ है, छोटी लड़कियों की शादी कर रहे हो, ये उनको शिक्षा नहीं मिलेगी, एक तो उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। फिर दूसरा क्या है, जो लोग एक से ज़्यादा पत्नियां रखते हैं, ये कहते हैं वो भी चीज़ गलत है, आप इससे महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक संतुलन को खराब कर रहे हो, आप महिलाओं को सही से ट्रीट नहीं करोगे, आप 2-3 पत्नियां रख के घूम रहे हो, ये नहीं चलेगा, ऐसा इन्होंने बोला। फिर महिलाओं के संपत्ति के अधिकार के लिए ये आवाज़ उठाते हैं। वो मानते हैं कि महिलाओं को भी विरासत में भाई कुछ तो मिलना चाहिए, लाइक आपके दादाजी की डेथ हुई होगी कभी परदादाजी की, तो उनकी संपत्ति दादा को मिली होगी, दादा के बाद पिताजी को मिलेगी, पिताजी के बाद आपको, आपके बाद आपके बेटों को, ये बेटा 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 लड़का लड़का पुरुष क्यों है, ये कहते हैं महिलाओं को भी दो ना कुछ। तो इसमें उन्होंने बोला कि अगर महिलाओं को संपत्ति मिलेगी तो उनको आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे वो अच्छा जीवन जी पाएंगी। फिर शिक्षा संबंधित सुधार, तो राजा राम मोहन रॉय जी ने मॉडर्न एजुकेशन का प्रचार किया। उन्होंने बोला धर्म तो ठीक है भाई, धर्म को तो पढ़ो ही पढ़ो, लेकिन आधुनिक शिक्षा को भी तो पढ़ो, साइंस मैथ्स वगैरह को भी तो पढ़ो, कुछ ऐसा तर्क वाला भी तो पढ़ो, रीजनिंग वाला भी तो कुछ पढ़ो। तो उन्होंने वेस्टर्न शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया। वो कहते हैं पढ़ो जो वेस्टर्न एजुकेशन है, उनका मानना था इससे आप ग्लोबल लेवल पे तैयार होगे दुनिया से कॉम्पिटिट करने के लिए, ठीक है, आपका जो है आपकी स्किल्स डेवलप होंगी। फिर हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई 1817 में। ये क्या है, हिंदू कॉलेज को प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ये पहला ऐसा संस्थान था जहाँ पढ़ाई जाती थी वेस्टर्न एजुकेशन, मॉडर्न, ठीक है, ये आप मान सकते हो। कुछ इस तरीके से आज की डेट में ये नज़र आता है। और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और आधुनिक विषय पढ़ाए जाते थे, जिससे भारत के युवा यहाँ पर जाकर शिक्षित हुए। उन्होंने लोकतंत्र, स्वतंत्रता, ये सारे विचारों को पढ़ना शुरू किया। अंग्रेजी शिक्षा का राजा राम मोहन रॉय जी बहुत समर्थन करते थे। वो कहते हैं कि भाई अंग्रेजी शिक्षा से आपको साइंस की नॉलेज मिलेगी, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी और दुनिया भर में क्या विचार चल रहे हैं आप उनको सीख पाओगे बहुत अच्छे से, अगर आप अंग्रेजी में बात करते हो, अंग्रेजी आपको आती है। प्रभाव क्या हुआ भाई, उनसे मतलब उनकी वकालत ने ब्रिटिशों को प्रभावित किया और अंग्रेज़ों ने उनकी बात सुनकर भारत में बहुत सारे स्कूल खोले, कॉलेज खोले, ठीक है, और शिक्षा को फैलाने में उनकी मदद करी। फिर महिला शिक्षा पर भी इनका ध्यान गया। उस समय में ज़्यादातर लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब थी शिक्षा की। तो इन्होंने बोला कि भाई महिलाओं को भी शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है, समाज में जब भी सुधार होगा जब महिला पढ़ेगी लिखेगी। वो मानते थे कि एक शिक्षित माँ होगी तो वो एक बेहतर नागरिक पैदा करेगी, यानी कि आप सोचो आपकी वाइफ पढ़ी लिखी है, ठीक है, तो आपका बच्चा भी उसके ऊपर वो असर जाएगा ना पढ़े लिखे का, तो ऐसा वो मानते थे। समाज के प्रति उनका बहुत योगदान रहा है। समाचार पत्रों में भी उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, लाइक उन्होंने संवाद कौमुदी जैसा समाचार पत्र शुरू किया, जिससे समाज के अंदर क्या मुद्दे चल रहे हैं, क्या जागरूकता लानी है, वो अपने न्यूज़पेपर में लिखा करते थे। तो बहुत काम किया यार राजा राम मोहन रॉय जी ने। फिर उन्होंने ब्रह्मो समाज नाम से एक संस्था बनाई, जो कि हिंदू धर्म के अंदर जो गलत कुप्रथाएं थी, अंधविश्वास फैला हुआ था, उसको ख़त्म करने के लिए एक आंदोलन चलाया।
और उन्होंने एक ईश्वरवाद का प्रचार किया। वो कहते हैं ईश्वर एक ही है, ईश्वर को इतने ज़्यादा भागों में मत बांटो, ईश्वर एक ही है, बेमतलब के अनुष्ठान पूजा पाठ मत करो, जितना जरूरी है उसको ही करो, ऐसा इनका मानना था। और राजा राम मोहन रॉय जी के कार्यों का प्रभाव क्या हुआ कि एक तो महिलाएं सशक्त हुई, ठीक है, उनके प्रयासों से भारत की महिलाओं ने कुछ कुछ अधिकार पाए और सती प्रथा खत्म हो गई, विधवाओं को मौका मिलने लगा फिर शादी करने का, महिला शिक्षा के ऊपर भी बातचीतें होने लगी भाई। फिर आधुनिक शिक्षा की बात आती है तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, ये इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। भविष्य के सुधारक जो आगे भी कुछ थिंकर आए, समाज सुधारक आए, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फूले, स्वामी विवेकानंद, वो भी बहुत ज़्यादा राजा राम मोहन रॉय जी से प्रभावित हुए, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी की स्वराज की अवधारणा का वर्णन करें। यानी कि महात्मा गांधी जी ने स्वराज के बारे में क्या बताया है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भैया थोड़ी स्लाइड्स आगे पहुंच गई है, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो हम गांधी जी पे थे। तो देखो गांधी जी की स्वराज की अवधारणा क्या है, इसको समझते हैं। तो महात्मा गांधी जो थे वो कहते थे कि भाई स्वराज की बात करते थे। अब स्वराज का मतलब क्या होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। स्वराज को कहते हैं स्वशासन, किसी और का शासन ना हो, आप खुद अपने आप पे शासन करो, यानी कि अंग्रेजों का आपके ऊपर शासन ना हो, आप आज़ाद हो, ठीक है। लेकिन इसके कई एस्पेक्ट्स हैं। व्यक्तिगत स्वराज हो सकता है, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक स्वतंत्रता जो आपको दे, ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले राजनीतिक स्वराज के ऊपर आते हैं। सिंपल है, राजनीतिक स्वराज का मतलब है कि भाई आपको अंग्रेजों से मुक्ति मिल जाए, उपनिवेशवाद का अंत हो जाए और आप खुद पे शासन करो, ये तो है राजनीतिक स्वराज। शक्ति का विकेंद्रीकरण हो, यानी कि जितनी भी शक्ति है वो आप एक के पास ना दो, राज्य सरकारें हो, स्थानीय लेवल पे पंचायत हो, नगर निगम हो, सभी लेवल पे जो है शक्तियां जो हैं उसका विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, किसी एक नेता के पास ही बस सारी पावर ना हो, ठीक है। और लोकतंत्र कैसा हो, सहभागी, यानी कि उन्होंने ऐसा लोकतंत्र बताया है जहाँ पे लोग जो है ना वो पार्टिसिपेट करें निर्णय लेने में, यानी कि सभी की भागीदारी हो वहाँ पे। ऐसा नहीं बस नेता नेता अपने मन मर्जी के काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि लोगों को भी शामिल करो डिसीजन मेकिंग में। आर्थिक स्वराज की बात करें तो गांधी जी कहते थे हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए। हमारी असली आज़ादी वही है जब हम आर्थिक रूप से किसी और पर निर्भर नहीं है, हम आत्मनिर्भर हैं। वो स्वदेशी आंदोलन भी उन्होंने चलाया जहाँ पे वो कहते हैं कि विदेशी वस्त्रों को छोड़ दो, आप अपना देश का कपड़ा पहनो, खादी पहनो, हाथ से बुना हुआ कपड़ा पहनो, जिससे कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को आप मजबूत करोगे। ग्राम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात गांधी जी कहते हैं। वो कहते हैं कि उद्योग, जो गांव के उद्योग हैं उनको मजबूत करो, गांव की खेती को मजबूत करो, कि भाई गांव अगर अच्छे होंगे तो आप मान के चलो भारत की रीढ़ की हड्डी होती है गांव, तो अगर वो अच्छे हैं तो भारत अच्छा है। औद्योगिकरण का विरोध करते हैं गांधी जी, कहते हैं कि औद्योगिकरण बहुत गलत है और ये बहुत शोषणकारी है, इससे असमानता बढ़ेगी, गरीब लोगों का बहुत नुकसान होगा। इसकी बजाय छोटे छोटे उद्योग लगाओ जिससे कि छोटा मोटा बंदा भी अपना वो कुछ ना कुछ कर सके उसमें, वरना बड़े उद्योग होंगे तो बस अमीर लोगों के ही होंगे ना वो तो। सामाजिक स्वराज का अर्थ है कि हमारा समाज ऐसा हो जहाँ समानता हो, यानी कि न्याय मिले सभी को, सबको बराबर समझा जाए, धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो समाज में किसी के साथ। छुआछूत को बिल्कुल ख़त्म कर दो भाई, आप किसी को नीच जाति मत बोलो, खुद को ऊंच जाति, ये सब बहुत गलत बातें हैं। वो कहते हैं स्वराज जब ही है जब आप ये भेदभाव ख़त्म करोगे। विविधता में एकता की बात करते हैं गांधी जी, कहते हैं कि सभी धर्म के लोग, सभी समुदायों के लोग एक रहें, एक मान के चलें, खुद को भारतीय समझो यार, तो आप जब भी बस सही मायने में आज़ाद होगे। आध्यात्मिक स्वराज का मतलब है कि गांधी जी कहते हैं कि स्वराज आपके अंदर अपने आप से शुरू होता है। सबसे मेन बात है अपने अंदर के लालच, अपने अंदर का डर, अपनी नफरत, ये जेलसी, ये सब खत्म करो, जब भी आप आज़ाद होगे। और वो कहते हैं कि अपने ऊपर नियंत्रण रखो, ठीक है, एक सरल जीवन यापन करो, यानी कि आपका जो जीवन है वो बहुत सरल होना चाहिए, बहुत सिंपल सा होना चाहिए, ज़्यादा लग्जरी लाइफ मत जियो। हमेशा सच बोलो, अहिंसा के रास्ते पे चलो। गांधी जी का मानना था कि हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी, अहिंसा का पालन करो।
शैक्षिक स्वराज का मतलब है कि सभी को मूलभूत शिक्षा मिले, कोई अनपढ़ ना रहे, सभी को एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन तो मिले ही मिले। तो जिसमें काम के माध्यम से सिखाया जाए, कुछ काम करते करते ही सिखा दो, या फिर कुछ शिक्षाओं में कुछ नैतिक मूल्य भी पढ़ाए जाएं, सही गलत क्या होता है, लोगों को अच्छे विचार सही ज्ञान भी दो। गांधी जी कहते हैं स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, सिर्फ किताबें रटने से कुछ नहीं होता, व्यक्तियों के अंदर कुछ कौशल, कुछ स्किल्स डेवलप करने के लिए भी कुछ शिक्षा दो उन्हें, ठीक है। फिर है गांधी जी का स्वराज का सपना व्यवहार में। तो गांधी जी ने जैसा सोचा था कि भाई जो गांव होते हैं उनमें सब कुछ होना चाहिए, तो आज की डेट में आप अगर देखोगे गांव में होते हैं पंचायत वगैरह। गांधी ने गांव को स्वावलंबी इकाइयों के रूप में देखा जो अपनी आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को स्वयं संचालित करने में सक्षम है। गांधी जी का मानना था जो गांव होता है वो किसी पे निर्भर नहीं होता, बल्कि सभी गांव पे निर्भर होते हैं। तो वो अपने आप को खुद कंट्रोल कर सकता है। जो गांव है, प्रत्येक गांव अपनी बुनियादी आवश्यकताएं खुद से कर सकता है भाई अपनी पूरी, ठीक है। उसको खाना चाहिए, वो गांव के लोग खुद खेती कर लेंगे, ठीक है। वो किसी और पर निर्भर नहीं रहते। पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण। तो गांधी जी कहते हैं जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिन्हें आप दलित कहते हो, गांधी जी ने उनको हरिजन का नाम दिया। गांधी जी कहते हैं वो हरि के जन हैं, आप किसी को दलित बोल के अछूत मत बोलो। जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो गरीब हैं, उन सभी को एक साथ लेके चलो, उनका मानना था। और इसके अलावा यही है कि भाई जो जनता, जो मतलब नेता ऐसा हो जो अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि जनता की भलाई के लिए काम करे, निस्वार्थ काम करे। गांधी जी के कुछ फेमस कोट हैं, कुछ विचार हैं स्वराज पर। गांधी जी कहते हैं स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं, बल्कि खुद आज़ाद होना, अपने आचरण में आज़ाद होना, अपने विचारों में आज़ाद होना और अपनी आत्मा में आज़ाद होना है। बहुत प्यारी लाइन बोली है, आपको समझ आ गया होगा। अबे सावरकर के हिंदुत्व के सिद्धांत के आधार पर हिंदुत्व की परिभाषा क्या है और उनके द्वारा मुख्य विशेषताएं क्या बताई गई हैं। तो हिंदुत्व के बारे में सावरकर जी क्या बोलते हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। वीर सावरकर, ठीक है, हिंदुत्व के बारे में इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया विचार लिखे हैं जो कि मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। और आप इसको देखना, आपको भी समझ में इजीली आ ही जाएगा और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है सावरकर जी के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, आइए। तो देखो, हिंदुत्व वो नहीं है जो अब आपके माइंड में आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा सिर्फ हिंदुओं की बात होगी, तो ऐसा नहीं है। हिंदुत्व इनके अकॉर्डिंग बहुत अलग चीज़ है, ये कोई धार्मिक विचारधारा नहीं है। तो दामोदर सावरकर जी, विनायक दामोदर सावरकर जी, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था हिंदुत्व, हिंदू कौन है, 1923 में। तो इसमें इन्होंने अपने हिंदुत्व की विचारधारा को बताया कि भाई बेसिकली हिंदुत्व है क्या। तो सावरकर के लिए हिंदुत्व धर्म से परे है, यानी कि धर्म की बात नहीं है, ये हमारी एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, एक राष्ट्रीय पहचान है कि हम सभी हिंदू हैं, ठीक है। धर्म कोई नहीं है हिंदू, आप गूगल कर लेना, आज भी आप देखोगे पौराणिक धर्म है, वैदिक धर्म है, सनातन धर्म कह सकते हो, हिंदू धर्म नाम से कोई हिंदुओं का ग्रंथ नहीं कहता कि हिंदू नाम से कोई ग्रंथ है, मतलब कोई धर्म है। तो ये कहते हैं हिंदू फर्स्ट ऑफ ऑल कोई रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है। परिभाषा क्या है, हिंदुत्व हिंदुओं की एक पहचान है क्योंकि हम सभी का भौगोलिक एक ही बैकग्राउंड रहा है, पितृभूमि या मातृभूमि, जो भी हमारा ये देश है, हम सभी यहाँ साथ रहे हैं, हम सभी की संस्कृति सेम रही है, समान वंश से हम सभी आते हैं, हम सभी की सभ्यता एक जैसी रही है, जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं थी, हम एंसेस्टर हम सबकी एक ही है ना। तो सावरकर जी क्या कहते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं हम सभी की जो ये भारत, मातृभूमि, पितृभूमि, जो भी कह लो, ये सब हम सभी की है। जो भारत में रहते हैं इसको पितृभूमि या मातृभूमि मानते हैं आप हिंदू, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि जो लोग भारत को ना स्पेशल मानकर बाहर मक्का, मदीना, यरूशलेम, जो बाहर के देश के जो क्षेत्र हैं उनको अगर अपने लिए सबसे बेस्ट मानते हैं तो वो लोग हिंदू नहीं हैं, ठीक है। अब उसमें कोई भी हो सकता है, यहूदी भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी आ सकते हैं। फिर हम सभी का जो वंश है वो एक ही है, हम सभी सेम वंश से आते हैं, आगे चलकर हम अलग अलग होते गए। तो वो कहते हैं कि हम सबकी नस्ल सेम है, हमारा इतिहास सेम है, तो हम सभी हिंदू हैं। तो इसीलिए हमारी एक एकीकृत पहचान है, यानी कि हमारी ये जो पहचान है ये हम सभी लोगों की एक ही है जो हमें बाकियों से अलग बनाती है, ठीक है। फिर है हमारी संस्कृति और सभ्यता एक है।
हिंदुओं, आप अगर देखो हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हो, वैदिक सभ्यता पढ़ते हो, जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो वो सब हम सभी की एक ही है ना। और हम सभी की परंपराएं, त्योहार, प्रथाएं सदियों से हम चले आ रहे हैं, हमारे त्योहार कितने सारे, ठीक है। तो आप सभी हिंदू हो। और संस्कृत भाषा हमारी प्राचीन भारत में हर कोई बोलता था, रामायण महाभारत सभी ने पढ़ी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप सभी को हिंदू बनाती हैं, ऐसा वो कहते हैं। अधार्मिक अवधारणा, सावरकर जी कहते हैं हिंदुत्व को आप धर्म से मत जोड़ो, ये एक संस्कृति है, एक राजनीतिक पहचान है। यानी कि वो सभी लोग जिनका एक साझा इतिहास रहा है, साझी संस्कृति रही है, भले ही वो आज की डेट में हिंदू जो हैं वो अपना सनातन सही से फॉलो करें ना करें, बट वो हिंदू हैं अगर उनकी ये सारी चीज़ें कॉमन हैं। राजनीतिक राष्ट्रवाद, सावरकर जी कहते हैं भाई हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा उन्होंने बनाया कि आप हिंदुओं को जोड़ोगे यही तर्क देकर कि हमारी संस्कृति एक है, हमारा इतिहास एक है, हमारी जाति वंश एक है, तो इससे लोग जुड़ेंगे, हिंदू जुड़ेंगे तो वो और मजबूत बनेंगे, ठीक है। देश को आज़ाद करवाने के लिए सभी लोग एक होंगे एक तरीके से। अब यहाँ पे सावरकर जी धर्मांतरण का विरोध करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपका धर्म बदलवा रहा है, जैसे इस्लाम में आपको कन्वर्ट करवा रहा है, ईसाई बनवा रहा है आपको, तो वो कहता ही आपके लिए खतरा है। तो सबसे पहले है, क्योंकि आप अगर हिंदू से इस्लाम में चले जाओगे, हिंदू से आप क्रिश्चियन बन जाओगे, तो आपकी पहचान कमज़ोर हो जाएगी, उसके बाद आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है, ऐसा वो मानते हैं। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा, सावरकर जी मानते हैं जहाँ शासन जो होगा वो हिंदुओं के सिद्धांत के अकॉर्डिंग चलेगा, ऐसा देश होना चाहिए। यहाँ पे अल्पसंख्यक भी देश में रहेंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदू रहेंगे, लेकिन जो सब कुछ होगा वो हिंदू संस्कृति के अकॉर्डिंग ही होगा, ऐसा इनका एक विचार था। इन्होंने बोला सभी हिंदुओं एक हो जाओ, जाति संप्रदायों में मत बटो। सावरकर जी कहते हैं कि एकजुटता होगी तो आप एक सामूहिक शक्ति बनोगे, अकेली लकड़ी होगी भाई तोड़ी जाती है, वही लकड़ी अगर गुच्छे में होगी तो नहीं टूटती, यही सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। और हिंदुओं गर्व करो अपने ऊपर, वो कहते हैं कि आपका जो इतिहास है, जो आपने अचीव किया है, वो वापस से आप याद करो। आपकी हिंदू संस्कृति को आप हीन मत समझो, आप वेस्टर्न कल्चर को अपने से ऊपर मत समझो, और अपनी जो पहचान है उसको याद करो। और ये जो विदेशी प्रभाव है, जो आपका कल्चर आप खराब कर रहे हो, ये चीज़ बहुत गलत है, वो कहते हैं। अगला प्रश्न है राज्य और लोकतंत्र पर डॉक्टर अंबेडकर के विचार क्या थे। अब मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बहुत महान व्यक्ति, जो कि भारत के संविधान बनाने में जिनका बहुत बड़ा रोल रहा। अब इनके विचार समझते हैं कि ये क्या बताते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के प्रमुख निर्माताओं में से एक हैं। इन्होंने राज्य लोकतंत्र के ऊपर कुछ अपने विचार पेश किए हैं, जो कि आज मैं आप सभी को बताऊंगा। अंबेडकर जी ने न्याय के बारे में, समानता के बारे में, और जो हाशिए पे रहने वाले पिछड़े समुदाय के लोग हैं उनके बारे में बेसिकली बात करी है। राज्य के बारे में अंबेडकर जी यही मानते हैं कि राज्य को न्याय करना चाहिए, समाज में सभी के साथ समानता हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, जो लोग वंचित हैं, जो लोग पिछड़े हैं, उनका उत्थान हो, ठीक है। और राज्य हस्तक्षेप करे कि भाई उनका गरीबों का भला हो। सबसे पहले अंबेडकर जी मानते हैं राज्य कल्याणकारी हो, मीन्स राज्य जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और इन सब के ऊपर पैसा लगाए, काम करे लोगों के लिए। जो उत्पीड़ित वर्ग के लोग हैं, जो दलित हैं, जो लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है, उनके अधिकारों की रक्षा करे जो सरकारें हैं। उनका मानना था कि एक तो सभी को शिक्षा मिले, सभी को आर्थिक अवसर बराबर मिले काम करने के, नागरिक अधिकारों की रक्षा हो, यानी कि जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। जो लोग हाशिए पर हैं, खासकर जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए ये रक्षक के रूप में, मतलब आप ये मान सकते हो कि भाई मतलब जो राज्य है वो एक काम करे कि भाई उनका रक्षक बने, इन लोगों को एक सपोर्ट मिले। और वो संविधान में भी शिक्षा, रोजगार और राजनीति में आरक्षण की बात डाल चुके थे, और आज भी वो चीज़ फॉलो हो रही है। आप कॉलेज में जाओगे तो SC ST का रिजर्वेशन होता है, स्कूल में स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, नौकरियों में SC ST OBC के लिए वो रिजर्व रहती हैं सीटें। तो ये असर में भी, व्यवहार में भी आ चुका है जो जो इन्होंने सोचा था। इसके अलावा अंबेडकर जी चाहते थे कि निष्पक्ष हो हमारा देश, राज्य ऐसा हो जहाँ सभी को न्याय मिले। ये नहीं कोई सेलिब्रिटी है तो उसको छोड़ दो, कोई गरीब है तो उसको पीटो, नो। जाति धर्म लिंग को साइड करके कानून का शासन हो, कानून सभी पर बराबर रूप से लागू हो, किसी ने गलती करी है तो उसको सजा मिले। और धर्म को और राज्य को बिल्कुल अलग होना चाहिए। वो कहते हैं किसी भी सरकार को,
किसी एक विशेष धर्म को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सरकारों का काम है सभी को साथ लेके चलना। तो एक तरीके से धर्मनिरपेक्षता की बात यहाँ पे अम्बेडकर करते हैं। फिर है वो मानते थे संघीय संरचना हो, मीन्स केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, शक्तियों का बंटवारा हो, ठीक है, राज्यों को भी पावर मिले थोड़ी, जिससे एक बैलेंस बनेगा, एक एकता बनी रहेगी, ठीक है। और देखो हर किसी की क्षेत्र की अपनी अलग ज़रूरत होती है, ठीक है, उस राज्य को ही पता है कि वहाँ पे क्या उसको चाहिए, तो क्षेत्र के पास एक अपने खुद के अधिकार पावर होंगे तो वो क्षेत्र का विकास ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। अब लोकतंत्र पर अंबेडकर जी ने क्या बोला है वो भी आपको बता देता हूँ। तो डॉक्टर अंबेडकर जी लोकतंत्र के बारे में बताते हैं कि भाई ये सिर्फ राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, लोकतंत्र के सामाजिक आर्थिक आयाम भी हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने क्या बताया। लोकतंत्र को एक सामाजिक दर्शन के रूप में अंबेडकर देखते थे, यानी कि अंबेडकर कहते हैं लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जो व्यक्ति की गरिमा और मानव अधिकारों की मान्यता सुनिश्चित करती है। यानी कि जहाँ देश में लोकतंत्र होगा वहाँ व्यक्ति अपनी गरिमा और उनके जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रहेंगे, कोई कुछ गलत नहीं होगा। और अंबेडकर के अनुसार सच्चा लोकतंत्र चुनावों से परे है, यानी कि सिर्फ चुनाव को लोकतंत्र नहीं कहते। समाज में सभी को समानता मिले, शोषण ना हो, जीवन के सभी क्षेत्रों में न्याय मिले सभी को, तो वही सच्चा लोकतंत्र है। सिर्फ वोट डाल देने के अधिकार से लोकतंत्र नहीं आता। राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब था कि जहाँ सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो, जहाँ जनता खुद अपनी सरकार को चुने, ऐसा उनका मानना था। तो ऐसे में वो कहते हैं कि सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया जाए, 18 से ऊपर सभी लोग वोट डाल सकें, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों। शासन में जवाबदेही हो, पारदर्शिता हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हो, सरकार जो काम कर रही है उसके लिए जनता को जवाब दे, और नियमित रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो हर 5 साल में, ऐसा वो मानते थे। सामाजिक लोकतंत्र क्या है? सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है कि समाज में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को, मतलब जो है एक तरीके से अगर आप बराबर नहीं समझोगे तो जब तक राजनीतिक लोकतंत्र नहीं आएगा। तो ऐसे में ये कहते हैं समाज में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो होना बहुत ज़रूरी हैं। बोलने की आज़ादी हो, काम करने की आज़ादी हो, सभी को बराबर समझा जाए, सभी लोग जो है भाईचारे के साथ रहें, तभी वो सामाजिक लोकतंत्र बनता है। आर्थिक लोकतंत्र का मतलब ये है कि आर्थिक रूप से असमानताएं ना हो, अमीर गरीब का बंटवारा ये जो ना हो, असमानताएं कम करने के लिए सरकार धन का पुनर्वितरण करे, भूमि सुधार करे, ठीक है, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं उनको ज़मीनें दे, उनको घर बनवा के दे सरकार, और सभी को रोजगार दे, सभी को शिक्षा मिले, और गांव और शहर दोनों जगहों से शोषण बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म होना चाहिए। जाति व्यवस्था बिल्कुल गलत है। अंबेडकर कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में समाज को बांट देना बहुत ही ज़्यादा गलत है, ये दुश्मन है जाति व्यवस्था लोकतंत्र की। तो ये छुआछूत और ये सब बहुत गलत बातें हैं। जातिगत भेदभाव बिल्कुल ख़त्म हो, सभी को समान अधिकार मिले। अंबेडकर जी ने शिक्षा का बहुत महत्व बताया है, और वो कहते हैं कि शिक्षा है तभी लोकतंत्र है, लोग पढ़े लिखे होंगे तो लोकतंत्र को बेटर समझ पाएंगे। तो उन्होंने बोला है शिक्षा से आप सशक्त बनते हो, जागरूक बनते हो, जिससे आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे। उन्होंने बोला है शिक्षित बनो, आंदोलन करो और संगठित रहो, ठीक है, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, कहने का मतलब यही है उनका। अब इनके जो जितने भी दृष्टिकोण हैं वो व्यवहार में कितने उतरे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको पता है कि ये जो अंबेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भाई सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले, जो कि इनकी सोच थी। जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव खत्म हो गया, ये भी इनकी सोच थी। दलित लोग हैं, SC ST कैटेगरी के, आदिवासी वगैरह, इन सभी को अधिकार मिले, रिजर्वेशन मिले, वो भी मिल गया। तो इनकी जो भी बातें थी वो व्यवहार में आ गई। अब ये कहते हैं नायक पूजा, किसी की हीरो वर्शिप मत करो, किसी नेता को आप भगवान मत बना दो, ठीक है। धर्म में भक्ति व्यक्ति के सिद्धांतों के प्रति समर्पण का मूल है, यानी कि आप धर्म में भक्ति करो पर आप राजनीति में भक्ति मत करो। राजनीति में किसी के भक्त बनोगे तो वो तानाशाह बन जाएगा, ऐसा वो कहते हैं। अंधाधुंध भक्ति मत करो। फिर वो कहते हैं जितने भी सरकार की संस्थाएं हैं वो जवाबदेह होनी चाहिए। मजबूत लोकतंत्र वही है जहाँ पे सरकारी संस्थाएं जवाबदेह हैं। राज्य और लोकतंत्र पर जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे पहले प्रधानमंत्री, क्या कहते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। तो जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में इनके जो विचार हैं वो समझते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री ये रहे जिन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाने की बात करी, लोकतंत्र की बात करी और समाजवाद की भी बात करी। यानी कि सरकार जो है वो कल्याणकारी हो, यानी कि शिक्षा स्वास्थ्य पर पैसा लगाने वाली हो सरकार। अब राज्य के ऊपर नेहरू जी क्या मानते थे कि एक सरकार कैसी हो, राज्य को कैसा होना चाहिए।
तो राज्य लोकतांत्रिक होना चाहिए। गांधी जी जैसा गांधी जी भी तो यही मानते थे, तो नेहरू जी भी यही मानते थे कि भाई लोकतंत्र का सिद्धांत जो है वो फॉलो हो, और राज्य जो है लोगों की आज़ादी का जो है रक्षक होता है, स्वतंत्रता का। और सामाजिक आर्थिक विकास जब ही होगा जब समाज में लोकतंत्र होगा देश में। तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य को जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, जो जनता की मांगे हैं उनको पूरी करे, जनता के हित में जो काम हो सकते हैं वो काम सरकारें करें। धर्मनिरपेक्षता और राज्य के ऊपर यहाँ पे नेहरू जी कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए हमारा भारत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बनकर रहें, किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, सद्भाव बना रहे। और नेहरू जी के अनुसार राज्य को किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेना चाहिए, चाहे वो इस्लाम है या मुस्लिम या लोग हैं, हिंदू लोग हैं, किसी का एक का सपोर्ट सरकार को नहीं करना चाहिए, सभी को इक्वल समझो। राज्य का समाजवादी अभिविन्यास, इसका मतलब है नेहरू जी मानते थे कि जो संसाधन है सभी को बराबर मिले, अमीर गरीब की खाई ना हो, और सरकार सभी के भले के लिए कार्य करे। और वो कहते थे कि जो ये सामंती उत्पीड़न है, जो बहुत पहले से जमींदार लोग ये जो तंग करते आ रहे हैं लोगों को, ये चीज़ें ख़त्म हो जाए पूरी तरीके से, किसान एकदम टेंशन फ्री रहें, सभी को रोज़गार मिले, सभी आत्मनिर्भर बने, ठीक है, ताकि औद्योगिकरण, फैक्ट्री लगेगी, मजदूर चाहिए होंगे, मजदूर आएंगे तो भाई फिर क्या है, वो कमाएंगे, किसी और पर डिपेंड नहीं रहेंगे। जो बेचारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाए, ऐसा भी नेहरू जी का मानना था। फिर है केंद्रीकृत योजना। नेहरू जी मानते थे कि भारत के विकास और एकता के लिए मजबूत केंद्र सरकार होनी चाहिए, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। खास तौर पर जब एक देश नया आज़ाद हुआ है तो वहाँ पे तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होनी ही चाहिए जो बहुत मजबूत हो, ठीक है। जैसे आज की डेट में मोदी जी की सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो मजबूत होगी तो देश भी कंट्रोल में रहेगा। वो कहते हैं अर्थव्यवस्था को अगर आगे ले जाना है तो योजनाएं बनानी पड़ेंगी। जैसे उन्होंने 5 साल की पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करी, ठीक है। तो ये क्या है, हर 5 साल बाद वो एक अलग विषय होता था। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना आई, कृषि के ऊपर ध्यान दिया, फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना 5 साल बाद फिर उद्योगों पे ध्यान दिया, फिर आगे बढ़े, फिर किसी और चीज़ पे ध्यान दिया। इससे क्या है, धीरे धीरे देश का विकास होगा। कल्याण और विकासात्मक भूमिका, तो नेहरू मानते हैं राज्य केवल प्रशासन के लिए नहीं होता, बल्कि समाज में न्याय लाना, आर्थिक विकास करना भी राज्य का ही काम है, राज्य की जिम्मेदारी है। तो वो कहते हैं सभी को शिक्षा अच्छी मिले, स्वास्थ्य सेवाएं मिले, रहने की जगह मिले, आवास खुद का, सभी के पास अपने घर हों, गरीबी खत्म हो, असमानता बिल्कुल मिट जाए, और उद्योगों का विकास हो, कृषि का विकास हो, ऐसा उनका मानना था। ये थोड़ा सा इंग्लिश में आ गया है, मैं आपको बता देता हूँ ट्रांसलेट करके। नेहरू जी लोकतंत्र पर क्या सोचते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि जो लोकतंत्र है ना वो ऐसा हो प्रतिनिधि वाला, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मीन्स प्रतिनिधि होने चाहिए, यानी कि एक प्रॉपर पार्लियामेंट हो, आपका संसद भवन हो, लोकसभा राज्यसभा जैसे होती है, वहाँ पे लोगों को आप चुनकर भेजो, वहाँ पे लगातार निष्पक्ष रूप से जो है आपके चुनाव हों, जिससे सरकारें जो हैं आपके प्रति जवाबदेह भी रहें, ठीक है। इसके अलावा नेहरू जी मानते थे बहुदलीय प्रणाली में कि भाई एक पार्टी नहीं अनेकों पार्टियां होनी चाहिए, जब भी मज़ा है लोकतंत्र का। तो वो कहते हैं अलग अलग आवाज़ों को सुनने को मिलेगा ना, जब भी मज़ा है देश में लोकतंत्र का। और इसके अलावा सामाजिक लोकतंत्र में वो कहते हैं कि भाई समाज में जो असमानताएं हैं वो ख़त्म होनी चाहिए, जातिगत भेदभाव, छुआछूत, और जो लड़की और लड़के में भेदभाव, ये पूरा एकदम जड़ से ख़त्म कर दो, बराबरी लाओ समाज में, वही सच्चा लोकतंत्र है सामाजिक। आर्थिक लोकतंत्र के बारे में नेहरू जी मानते हैं कि सभी को आर्थिक रूप से इक्वलिटी मिले, ठीक है, और कोई अमीर गरीब ना रहे। औद्योगिकरण जब होगा, भूमि सुधार होंगे, गरीबी को जब ख़त्म करने के लिए योजनाएं बनेंगी तो ऐसे में गरीबों का भला होगा और ये असमानताएं कम होंगी। फिर है धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता। अब यहाँ पे वही है, नेहरू जी मानते थे कि भाई वो धर्मनिरपेक्षता वाला पॉइंट पीछे आ चुका है, तो वही चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हो दोबारा। इसके अलावा नेहरू जी मानते हैं सभी को अपनी बातें रखने का अधिकार हो, ठीक है। लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार रखने की स्वतंत्रता, आप खुलेआम डिबेट कर सको, आप अगर किसी चीज़ से सहमत नहीं हो तो आप बता पाओ, ठीक है। आलोचना करो सरकार की अगर वो गलत काम कर रही हैं, ठीक है। उनका मानना था कि इससे लोकतंत्र मजबूत होता है अगर ये सब चीज़ें होंगी। इसके अलावा शिक्षा के ऊपर, भाई ये भी शिक्षा को ज़रूरी मानते थे। वो चाहते थे शिक्षित नागरिक होगा तो वो अच्छे से इन्फॉर्म रहेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा।
और इसके अलावा वो लोकतंत्र को सिर्फ इंडिया लेवल पे नहीं पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहते थे, भारत के लोकतांत्रिक आदर्शों को। इसका एग्जाम्पल है कि वो गुट निरपेक्ष आंदोलन में भी संस्थापक सदस्य में से एक थे। आपने अगर कभी 12th में गुट निरपेक्ष आंदोलन पढ़ा हो तो बेसिकली शीत युद्ध जब चल रहा था, जब अमेरिका और सोवियत संघ आपस में लड़ रहे थे, तो भारत इन दोनों से अलग था। वो चाहता था शांति बनाए रखे, तो उसने अपने साथ ही कई सारे देशों को जोड़ा, जिसको गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है, जो सभी से अलग होकर चल रहे थे। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है महिला अधिकारों के लिए ताराबाई शिंदे द्वारा किए गए कार्य हैं। ताराबाई शिंदे जी ने महिलाओं के लिए क्या क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। ताराबाई शिंदे 19वीं सदी की एक नारीवादी, एक फेमिनिस्ट, एक समाज सुधारक थी। इन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए बात करी। जो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, पितृसत्ता, यानी कि जहाँ लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उस समाज में अपनी आवाज़ उठाने का काम करा। और उन्होंने एक निबंध लिखा था जिसका नाम है स्त्री पुरुष तुलना, जहां महिलाओं और पुरुषों के बीच उन्होंने तुलना करी। 1882 में यह प्रकाशित हुआ निबंध, जिसमें माना जाता है कि भारत में फेमिनिस्ट लोगों की जो कुछ चीज़ें लिखित में आई हैं, इंडियन वाले फेमिनिस्ट लोगों की सबसे पहले यही आती है, ताराबाई शिंदे। उसमें ताराबाई शिंदे, अगर मैं आपको बताऊं, जब वो भारत में महिलाओं को गंभीर सामाजिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था, वो बताती हैं जिस टाइम की वो थी, 19वीं सदी में जब वो थी, तो बहुत अत्याचार होता था महिलाओं के साथ उस टाइम पे। लाइक बाल विवाह होता था, विधवा लोग जो थी वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी, समाज में बहुत नीचे समझा जाता था महिलाओं को। तो ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले जैसे समाज सुधारकों द्वारा जो माहौल बनाया गया, उससे वो बहुत प्रभावित हुई। ठीक है, जैसे इन्होंने भी बहुत पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम किया है, तो ऐसे में इन्होंने महिलाओं की शिक्षा और समानता के लिए आवाज़ उठाना शुरू किया ताराबाई शिंदे ने। तो बेसिकली इनके जो मेन योगदान है वो हम देख लेते हैं। तो एक तो इनका ये निबंध हो गया, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, ये डिट्टो लिख लेना। ये निबंध उन्होंने क्यों लिखा, तो देखो समाज में क्या है ना, दोहरी मानसिकता चलती थी, खास तौर पर कि कैसे वेश्यावृत्ति सहित सभी सामाजिक समस्याओं के लिए महिलाओं को दोषी ठहराया जाता था। अब कोई प्रोस्टिट्यूट है, ठीक है, जो लोग क्या है कि भाई प्रोस्टिट्यूट है, वेश्या है, तो उसके लिए महिलाओं की क्या गलती है, ठीक है, उसमें भी महिलाओं को गलत बोल रहे हैं। भाई पुरुष जा क्यों रहे हो आप वेश्याओं के पास, ठीक है, तो ऐसे में महिलाओं को गलत क्यों ठहराया जा रहा है, ठीक है, पुरुषों को कोई क्यों कुछ नहीं कहता। फिर उन्होंने स्त्री पुरुषों की तुलना करी, जहाँ पे वो बताती हैं कि पितृसत्ता बहुत गलत है, यानी कि बस महिलाओं को दबाया जाता है और पुरुषों को हमेशा सही बता दिया जाता है, लेकिन जो भी समाज की समस्याएं हैं उसमें महिलाओं को ही दोषी माना जाता है। और इसके अलावा उन्होंने बोला कि पुरुष और महिलाएं क्षमताओं में बराबर हैं, दोनों इक्वल काम कर सकते हैं, पर व्यवहार अलग अलग क्यों होता है, महिलाओं को अलग नज़रिए से देखा जाता है, पुरुषों को अलग। फिर वो कहते हैं कि किसी भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा, कि कोई ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा कि महिलाओं के साथ गलत करो, तो आप ऐसा क्यों कहते हो कि भाई ये सती प्रथा सही है, बाल विवाह सही है। ऐसा नहीं है हमारा धर्म जो ये सब गलत बातें बताता हो। महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। ताराबाई का मानना था कि महिलाएं जो हैं उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो पढ़ेंगी तो जागरूक बनेंगी, उनको थोड़ा सा पता चलेगा कि भाई दुनिया कैसी है। तो वो ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, जिन्होंने लड़कियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी अपने टाइम पर। फिर विधवा जो महिलाएं होती थी उनके साथ बहुत बुरा होता था, उनको एक आइसोलेटेड लाइफ जीनी पड़ती थी, दुनिया से अलग, गरीबी में, उनका बहिष्कार कर दिया जाता था और उनको दोबारा शादी करने का चांस नहीं दिया जाता था, उनके बुनियादी अधिकार छीन लिए जाते थे। तो ऐसे में वो कहते हैं विधवाओं को एक नया सम्मानजनक जीवन मिलना चाहिए जैसे पुरुषों को मिलता है, और समाज में सुधार हो। बाल विवाह, दहेज, ये कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो महिलाओं के लिए बहुत गलत हैं। दहेज के लिए महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा, ये बहुत गलत है। विवाह के रीति रिवाज भी बदलने चाहिए, सुधार होने चाहिए। महिलाओं को राइट हो कि वो अपने अधिकारी हो, मतलब अधिकारी कह रहा हूँ, अपने पार्टनर को वो खुद चुने, ये अधिकार हो उनके पास कि भाई उनको किससे शादी करनी है। अब ताराबाई शिंदे के कुछ मेन संदेश क्या रहे, एक तो यही है पुरुष और महिलाओं की समानता के ऊपर इन्होंने बातें लिखी ज़्यादातर, कि भाई महिलाओं के साथ होने वाला भेदभाव प्राकृतिक मतभेदों की बजाय सामाजिक संरचनाओं का परिणाम है। वो कहती हैं कि हमारा भेदभाव प्रकृति ने तो थोड़ा बहुत किया है, लेकिन समाज ने और ज़्यादा भेदभाव कर दिया है महिला पुरुष के अंदर, ठीक है, प्रकृति ने तो दोनों को अलग बनाया है, ठीक है, लेकिन उसमें क्वालिटी सेम है, दोनों में क्षमताएं दोनों में है। क्या वो काम है जो लड़की नहीं कर सकती है आज की डेट में, हर नौकरी में चले जाओ वहां पे लड़कियां आगे हैं। पितृसत्तात्मक नैतिकता की आलोचना, अब यहाँ पे ताराबाई शिंदे कहती हैं कि भाई
पुरुषों को सही मानना, महिलाओं को हमेशा गलत मानना, अलग अलग ऐसा क्यों देखा जाता है? पुरुष करता है तो वो गलत भी सही है, महिला करती है तो वो सही भी गलत है, ये तो गलत है ना। वो कहते हैं कि समाज में जो भी गलत कार्य होते हैं पुरुषों को माफ कर दिया जाता है, लेकिन महिलाओं को उसी के लिए कठोर दंड क्यों दिया जाता है? स्वतंत्र विचारक के रूप में महिलाएं, तो ताराबाई शिंदे का मानना था महिलाएं सोचें समझें, स्वतंत्र रहें, निर्णय लें अपने आप से, और अपने आप को सिर्फ चार दीवारी में कमरे के अंदर तक, रसोई तक बंद ना रखें। और इसके अलावा वो यही कहती हैं कोई भी ग्रंथ, कोई परंपरा, कोई धर्म, वो खुलेआम चुनौती देती हैं कि ऐसा नहीं लिखता कि जो महिलाओं को जो है दबा के रखो या कुछ ऐसा करो, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं कहता। लेकिन ताराबाई शिंदे को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने बहुत साहस तो किया, बट उस समय का जो समाज था वो रूढ़िवादी समाज था, पुराने विचारों वाला। उन्होंने ताराबाई शिंदे को गलत महिला बोल दिया, और उनका जो निबंध था उस पर बहुत विवाद हो गया, कंट्रोवर्सी हो गई, और उनको बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। बोला ये तो कैसी महिला है, क्या क्या लिखती है। उनके विचार बहुत क्रांतिकारी थे, बदलाव लाने वाले थे। उनके काम को उनके जीवन काल में व्यापक मान्यता नहीं मिली। जितना उन्होंने लिखा है ना, वो उस लेवल पे फेमस तो नहीं हो पाई, लेकिन उनको जो है मतलब उनकी आवाज़ को दबा दिया गया एक तरीके से, ठीक है। वो चाहती थी महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना। तो यही था आज की वीडियो में। आप इतना कर लो, पेपर में यही आएगा। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अपना फीडबैक लिखें। जय हिंद, जय भारत।